मेरा नाम स्नेहा है। मेरे पापा बचपन में ही मेरी माँ को छोड़कर चला गया था और दूसरी औरत से शादी कर ली थी। मैं इकलौती बेटी थी, लेकिन हालात की बदकिस्मती ने मेरी किस्मत भी काली कर दी थी। मैं इकलौती होने के बावजूद भी मुझे लाड प्यार नहीं मिल सका था, जो अक्सर लाडले बच्चों को मिलता था। मैंने हौस संभालते ही अपने माँ को काम करते हुए, मेहनत मजूरी करते हुए देखा था। हम नाना के घर रहते थे। नाना बहुत बूढ़े हो चुके थे। वह बस एक कमरे में पड़े रहते थे। मेरी माँ ही उनका सेवा करती थी। मामा को उनकी कोई फिक्र नहीं होती थी। कुछ दिनों बाद नाना भी इस दुनिया से चले गए। मेरी मामी बहुत ही ज़्यादा झगड़ालू टाइप की औरत थी। मेरी माँ बंगले पर काम करके वापस आने के बाद मामी का सारा काम भी कर लिया करती थी, लेकिन फिर भी मामी खुश नहीं होती थी। मामा चुपचाप सब कुछ देखते रहते थे, मगर अपनी पत्नी को कभी भी कुछ नहीं कहते थे। शायद वह भी मेरी माँ और मुझे अपने ऊपर बोझ समझने लगे थे। मैंने कई बार देखा, माँ अपनी पुरानी तस्वीर देखते हुए हमेशा उदास हो जाती थी और अपनी बहन को याद किया करती थी और बहुत ज़्यादा रोती थी। एक औरत उनकी बहन थी, लेकिन वह मेरी माँ की सगी बहन नहीं थी। मेरी नानी उन्हें गोद लिया हुआ था और बिल्कुल सगी बेटी की तरह ही उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया था। उनकी शादी भी हो गई थी और अब वह दूसरे देश में रहती थी। उनका नाम सरिता था। मेरे मामा हमेशा कहते कि उन्होंने भागकर शादी की थी और अपने ऐसे माँ बाप का दिल दुखाया जिन्होंने उन्हें सहारा दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, उन्हें सगी बेटी बनाकर पाला, उनके मुंह पर कालिख पोत कर चली गई। इसलिए भगवान ने उन्हें सजा दी और उनकी पहली औलाद उन्हें किन्नर दे दी। मेरी मासी का बेटा किन्नर था और वह भी अपने मामा के साथ उसी देश में उनके साथ रहता था। मैं कभी कभी सोचती कि अगर वह बेटा उनका इस देश में पैदा होता तो वो इतनी आसानी से अपने माँ बाप के साथ रह लेता। इसका जवाब सिर्फ ना ही था। फिर उनकी परवरिश माँ बाप नहीं बल्कि किसी गिरोह ने करनी थी। यह सब हालात देखते और सहते हुए मैं जवान हो गई थी। मैंने खूब कद काठी और रंग रूप पा लिया था। मेरी खूबसूरती से हर कोई इम्प्रेस होता था। जो भी मुझे देखता वह देखता ही रहता था। दूसरी तरफ मेरे मामा की बेटियां खूबसूरत नहीं थी, इसलिए दोनों ही मुझसे बहुत ज़्यादा जलती थी। मामी का व्यवहार भी मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। अक्सर मेरी माँ को कहती कि अपनी बेटी पर नज़र रखो, कहीं अपने बाप के और अपने मासी के नक्शे कदम पर ना चल पड़े। मुझे मामी की बातों पर दिल से बहुत ज़्यादा अफसोस होता कि ना जाने क्यों वह हम माँ बेटी के लिए इतनी नफरत दिल में रखती है, जबकि हम तो उनका बुरा भी नहीं सोचते। एक दिन मेरी सालगिरह पर मामी की दोनों बेटियां मुझसे कहने लगी, आज हम तुम्हें घर से बाहर घुमाने फिराने ले जाएंगे, तुम बस अपनी माँ से अनुमति ले लो। लेकिन यह बात हमने अपनी माँ को नहीं बताई है। तुम भी अपनी माँ को मत बताना। मैं घूमने फिरने के शौक में बातों में आ गई और अपनी माँ से झूठ कहा कि ट्यूशन वाली मैडम से कुछ सवाल पूछ कर आती हूँ। कल मेरा टेस्ट थे और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। माँ मेरी पढ़ाई लिखाई को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस थी। माँ मुझे अफसर बनाना चाहती थी। वह मेरी पढ़ाई को लेकर हमेशा से ही बहुत चिंतित रहती थी, इसलिए माँ भी मान गई। मैं घर से अकेले निकली और मेरे पीछे पीछे मेरी मामी की दोनों बेटियां भी आ गई। वो मुझे एक बड़े से होटल में लेकर गई और कहा कि तुम्हारा भी अच्छा खाने का और अच्छी ज़िंदगी गुजारने का हक बनता है। तुम्हारा भी तो मन करता होगा कि बाहर घूमो फिरो, इसलिए आज अपनी सालगिरह पर खूब एंजॉय करो। वो दोनों मुझे एक मेज पर बिठाकर यहाँ से चली गई और मुझसे यह कहकर चली गई कि हम लोग खाने का देख कर आते हैं। मुझे वहाँ अकेले डर तो लग रहा था और माँ से झूठ बोले हुए, पर मुझे अफसोस भी हो रहा था। लेकिन मैंने सोचा थोड़ी देर की तो बात है और फिर घर ही तो चले जाना है। अभी यह सब कुछ सोचते हुए कुछ देर गुजरी थी कि एक लड़का आकर मेरे सामने कुर्सी पर बैठ गया। वो मेरी तरफ देख रहा था और मुस्कुराते हुए मेरा नाम पूछने लगा, तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई और इधर उधर नज़र दौड़ाने लगी। अपने मामा की दोनों बेटियों की तलाश में इधर उधर देख रही थी और वो लोग मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे। मुझसे अब और इंतज़ार नहीं हो रहा था। मैं जल्दी जल्दी से खुद ही वहाँ से उठकर घर की तरफ चल दी, क्योंकि अब वहाँ बैठना बिल्कुल भी मुझे ठीक नहीं लग रहा था। मैंने एक रिक्शा पकड़ा और घर की तरफ चल पड़ी। जब मैं घर पहुंची तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि मामा की दोनों बेटियां तो घर वापस आ चुकी थी और बाहर आंगन में बैठी थी, जबकि उसे आंगन में बीचों बीच मेरी माँ भी बैठी अपना सर पकड़ी हुई थी और मामी ने चीख चीख कर घर पूरा सर पर उठा लिया था। मुझे कुछ गलत होने का एहसास हो चुका था। सब लोगों की नजरें जब मेरी तरफ हुई तो मामी दौड़कर मुझ पर कूद पड़ी और मुझे मारना शुरू कर दिया। मैं नासमझी से बार बार पूछ रही थी कि आखिर मेरी गलती क्या है, मुझे बताइए तो सही, इस तमाशे में आखिर क्या हो रहा है। मेरी माँ खामोशी से यह सब कुछ तमाशा देख रही थी और मुझे पिटता हुआ देखती ही जा रही थी। मुझे अपनी माँ की बेबसी पर बहुत ही ज्यादा सदमा पहुंच चुका था
कि वो अपनी बेटी को ऐसे किसी के हाथों से कैसे रुसवा कर सकती है और कैसे किसी को मारते पीटते देख सकती है। आखिर मामा को ही मुझ पर बहुत ज़्यादा दया आ गई और उन्होंने मुझे मामी के चंगुल से आज़ादी दिलवाई और मुझसे पूछा कि तुम अकेली कहाँ गई थी। तो मैंने झट से बोल दिया कि मामा मैं आपकी बेटियों के साथ ही घूमने गई थी, जिस पर दोनों साफ मुकर गई। मैंने कहा कि मैं क्यों इल्ज़ाम लगाऊंगी जबकि हम तीनों साथ में ही गए थे। तो फिर मेरे मामा की बेटी ने आगे बढ़कर अपना फ़ोन निकालकर सबके सामने खोल कर दिया। उनके मोबाइल पर नज़र पड़ते ही मेरा तो खून सूख गया और मैं थर थर काँपने लग गई। वहाँ तो उसी लड़के के साथ मेरी तस्वीर मौजूद थी जो होटल में मेरे पास आकर बैठा था और मेरी कजिन ने सबको बताया कि हमारा कोचिंग सेंटर इसी होटल के पास है और वापसी पर यह सब कुछ हमने अपनी आंखों से देखा है। और अब तो मामी ने हम माँ बेटी पर जुल्म के पहाड़ ही तोड़ डाले थे और मामा भी ये सब सुन रहे थे। मैंने सबको रो रो कर सच्चाई बताने की बहुत ही ज्यादा कोशिश की, लेकिन किसी ने मेरी एक भी नहीं सुनी, बल्कि मामी ने तो हमें घर से जाने का हुक्म दे डाला था। कब से खामोश बैठी, आखिर मेरी माँ मेरे पास आई और बस इतना ही कहा कि चलो मेरे साथ, अब इस घर में हमारा दाना पानी खत्म हो गया है। मैंने माँ के हाथ पकड़े और कहा कि ये सब मेरी वजह से ही हुआ है, मुझे किसी अनाथ आश्रम में छोड़कर आ जाओ और खुद इस उम्र में यूं दर दर की ठोकरें न खाओ। मगर मेरी माँ ने मेरी एक भी नहीं सुनी और हम मामा का घर छोड़कर अब माँ मुझे अपने साथ लेकर एक ट्रेन में बैठ गई। हम ना जाने कहाँ जा रहे थे, कोई मंजिल मालूम नहीं थी जिसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था। 2 दिन का सफ़र करके हम लोग ट्रेन से उतर गए और एक शाही नगर नाम के इलाके में उतर गए। इन 2 दिनों में माँ ने मुझसे कोई भी बात नहीं की थी और बस पूरे सफ़र में चुपचाप रही थी। मुझे अफसोस था कि मेरी माँ को भी मुझ पर विश्वास नहीं था। टैक्सी एक बड़े से गेट पर आकर रुक गई थी। इतना बड़ा और खूबसूरत घर देखकर मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई। माँ ने बेल बजाई तो घर के अंदर दरवाजे के साथ चौकीदार बैठा हुआ था। उसने गेट खोला और हम माँ बेटी घर के अंदर चले गए। अंदर से बाहर से बहुत ही ज्यादा घर खूबसूरत था। नौकर हमें अंदर पहुंचाकर बाहर लौटकर आ गया और हम आराम से सोफे पर बैठ गए। कुछ देर बाद एक औरत कमरे में दाखिल हुई। उन्होंने बहुत ही महंगी साड़ी पहन रखी थी। माँ जो इतने दिन से चुप कर चादर ओढ़े बैठी थी और उस औरत से हंसकर मिली थी और दोनों आपस में यूं मिली जैसे कितनी गहरी रिश्तेदारी निभा रहे थे। माँ ने मेरी तरफ इशारा करके कहा कि यह मेरी बेटी है और वह औरत जल्दी से मेरी तरफ लपकी और मुझे एकदम से गले लगा लिया। माँ ने मुझे बताया कि यह तुम्हारी मासी है और यह अब अपने देश इंडिया वापस आ गई है। मुझे यह जानकर बहुत हैरानी हुई और साथ ही यह भी सोचने लगी कि माँ को मौसी का पता कैसे चल गया। दोनों बहनें पहले से ही एक दूसरे के संपर्क में थी। अब मैं कुछ नॉर्मल हो चुकी थी और बातें की। मुझे मासी के बेटे को देखने की बहुत ही ज्यादा इच्छा जाग उठी थी, जिसे सब किन्नर कहते थे, लेकिन वह कहीं भी नजर नहीं आया। कुछ देर के बाद हमने जिंदगी का सबसे टेस्टी खाना खाया। मासी ने हम माँ बेटी को हमारा कमरा दिखाया जहां हम आराम करने वाले थे। मैं तो नरम गुदगुदा बिस्तर देखते ही सब कुछ भूल गई और उस पर लेटते ही चैन की नींद सो गई। मगर उस रात आधी रात को माँ ने मुझे जगा दिया और कुछ ऐसा कहा कि मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। माँ ने मुझसे कहा कि वह जल्दी ही मेरी शादी मासी के बेटे से करना चाहती है। माँ ने मुझसे कहा कि तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है। मैंने माँ से कहा कि नहीं माँ, मैंने आपका विश्वास नहीं तोड़ा, बल्कि आपने मेरा विश्वास नहीं किया। कम से कम अपनी बेटी पर तो विश्वास कर लेती। और मैं आपको चीख चीख कर विश्वास दिलाती रही। मामी की दोनों बेटियां झूठ बोल रही थी। वह मुझसे खुद ही वहां पर चलने के लिए बोल रही थी और वो खुद ही मुझे वहां पर लेकर चली गई थी और उस लड़के से मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। वो दोनों मुझे टेबल पर बिठाकर घर आ गई और वह लड़का कुछ ही देर के लिए मेरे पास आकर बैठा था। मैं अपनी माँ को विश्वास दिला रही थी, लेकिन मेरी माँ मेरी एक भी नहीं सुन रही थी। मुझे भी गुस्सा आ गया और मैंने भी कह दिया, आपने भी तो झूठ का सहारा लेकर रखा हुआ है, आपने भी तो झूठ बोला है। सबसे अब चोरी छुपे मासी से मिलने आती रहती हो। मेरा इतना कहना था कि मेरी माँ का हाथ मुझ पर उठ गया। मुझे ऐसा लग रहा था कि यह मेरी माँ ही नहीं है जिसे मैं जानती हूँ। ऐसा लग रहा था कि जैसे यह किसी और के कंट्रोल में है। फिर मैंने कहा कि आपको मेरी शादी करनी है तो कर दो, मगर मुझ पर इस तरह इल्ज़ाम तो मत लगाएं। आपने भाई और उसकी झूठ मक्कार बेटियों की बातों में आकर मुझ पर कीचड़ तो ना उछाले। तब मेरी माँ ने मेरे सामने एक शर्त रखकर मेरे सर पर सातों आसमान ही गिरा डाले और कहा कि अगर तुम सरिता के बेटे से शादी कर लो तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी, वरना मैं तुम्हें ज़िंदगी भर कभी भी माफ़ नहीं करूंगी। जाहिर सी बात है वह एक किन्नर था और मैं उससे शादी कैसे कर सकती थी। मैंने फ़ौरन अपनी माँ की बात से इनकार कर दिया तो उन्होंने खुलकर कहा कि अगर ये इल्ज़ाम ना भी लगाती तो भी तुम्हें तुम्हारी शादी में सरिता के बेटे से ही करने वाली थी। अगर तुम्हारे दिल में माँ के लिए जरा
जरा भी हमदर्दी है तो तुम्हें यह शादी करनी ही होगी, नहीं तो तुम अपनी माँ का मरा हुआ मुंह देखोगी। अपनी माँ की इस संग दिली पर मुझे बहुत ही ज्यादा अफसोस होने लगा था। उसके सिवा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। मैं मान गई। अगले ही दिन माँ ने सरिता मासी को यह खबर सुनाई कि मैं शादी के लिए मान गई हूँ, तैयार हूँ, तो मासी भी खुश हो गई। और लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था जैसे मासी शादी को लेकर खुश नहीं है। लेकिन खुश तो मैं भी नहीं थी और मुझे दिल से वो बेटी मान रही थी। कुछ देर बाद माँ और मौसी उठकर अंदर की तरफ चली गईं, जबकि मैं वहीं पर बैठी रही। लेकिन मैं ज्यादा देर तक वहाँ पर नहीं बैठी रही और उठकर उन्हें ढूंढने लगी। मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही थी। इतने बड़े घर में ढूंढना भी मुश्किल था, मगर ढूंढते हुए मुझे कमरे से खटपट की आवाज आ गई। मैंने दरवाजे से हल्का सा झांक कर देखा तो मेरी मासी माँ को नोटों से भरी हुई गड्डियाँ दे रही थी, जिन्हें लेकर मेरी माँ का चेहरा खुशी से चमचमा रहा था। अब मुझे समझ आया कि मासी ने मेरी माँ को पैसे का लालच देकर अपने किन्नर बेटे के लिए मेरा सौदा कर लिया था और अब मेरी शादी करवा रही थी। मगर अफसोस तो मुझे अपनी सगी माँ पर था, जिसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया था। मैं वहीं से चुपचाप लौटकर आ गई। जब माँ मेरे पास आई तो मैंने भी मुंह मोड़ लिया। मैंने माँ को कहा कि आपका लालच मैं देख चुकी हूँ, आप मेरा सौदा कर चुकी हैं। तब मेरी माँ अपने दुखड़े सुनानी शुरू करने लगी। कहने लगी, सरिता बहुत ही अमीर है और हमारे पास बचा ही क्या है। इन पैसों से हम घर खरीदेंगे जो हम दोनों का मजबूत ठिकाना होगा, और फिर तुम भी शादी करने के बाद अपने पति को अपनी मुट्ठी में कर लेना और यह सारा संपत्ति सब कुछ अपने नाम पर करवा लेना। बाद में जहाँ चाहो वहाँ पर अपनी पसंद से शादी कर लेना। मुझे माँ की बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा अफसोस होने लगा था। मैंने साफ साफ कहा कि यह सब कुछ धोखा है जो आप कह रही हैं, लेकिन माँ ने मुझे जवाब दिया कि इसमें हमारे साथ धोखा किया है, बदले में हम भी उसे धोखा वापस लौटा रहे हैं। पहले सरिता मेरे मंगेतर के साथ भाग गई थी और उसने शादी कर ली थी। मेरे माँ बाप ने सरिता को सगी बेटी की तरह पाला था और उसने मेरे ही हक पर डाका डाल दिया था और मेरे मंगेतर से शादी कर ली। मेरे माँ बाप इस सदमे से टूट गए थे। मेरी माँ तो बिस्तर से जा लगी थी और भगवान को प्यारी भी हो गई। सरिता के पास जो कुछ भी है वह सब कुछ मेरा होने वाला था। बाद में तुम्हारे बाप ने भी यही किया। एक भाई का सहारा था, उसने भी कभी हमारा साथ नहीं दिया। अब जिंदगी हमें एक सुनहरा मौका दे रही है तो उसे भी पाप और पुण्य के चक्कर में गवा बैठे। मैंने माँ से कहा, माँ मैं मानती हूँ कि इन सब लोगों ने हमारे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन आप जो कुछ भी कर रही हैं उसके बाद उनमें और हम में क्या अंतर रह जाएगा। लेकिन मेरी माँ मेरी कोई भी बात सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। माँ मुझे वहीं पर अकेला छोड़कर चली गई। सुबह उठने पर सरिता मासी का व्यवहार भी बदल चुका था, क्योंकि उन्होंने मेरी कीमत चुका दी थी। अब मैं एक तरफ से उनकी गुलाम बन चुकी थी। सरिता मासी ने मुझसे कहा कि वो आज ही मेरी शादी अपने बेटे से करवाएगी। इसी शादी के लिए मैं बिल्कुल भी दिल से राजी नहीं थी, मगर मेरी माँ के लालच ने मुझे चुप रहने पर मजबूर कर दिया था और उसी दिन सुबह ही सादगी से मेरी शादी आनंद से हो गई। बहुत ही सादगी से शादी हुई थी, कोई भी मेहमान शामिल नहीं हुआ था और पता नहीं मेरी माँ भी कहीं चली गई थी। माँ के लालच ने मुझ पर बहुत ही बुरा असर डाल दिया था। मुझे दिल से बहुत ज्यादा दुख हो रहा था। रात होते ही मुझे मेरे पति के कमरे में पहुंचा दिया गया, जहां मैं पहले कभी भी नहीं आई थी। मगर इस कमरे में मुझे अपनी मासी की चालाकी पर गुस्सा आया। कैसे पहले उसने मेरी माँ के हक पर डाका डाला और अब उन्होंने अपने किन्नर बेटे के लिए मेरा सौदा भी कर लिया। मैंने अपने पति को अब तक नहीं देखा था। पता नहीं सरिता मौसी ने मुझे अपने बेटे को क्यों नहीं देखने दिया था। फेरों के समय भी मेरे पति के चेहरे पर सहरा पड़ा हुआ था। मैं चुपचाप बैठी रही, अपने पति का इंतजार कर रही थी और तभी मेरी निगाह अचानक कमरे के दरवाजे पर उठी। मेरा पति जो अभी अभी कमरे में दाखिल हुआ था, लेकिन उस पर निगाह पड़ते ही मेरी आंखें खुली की खुली रह गई और मैं उससे अपनी निगाह हटाना भूल गई थी। आने वाला इंसान बहुत ही खूबसूरत और हैंडसम लग रहा था। कहीं से भी वो किन्नर नहीं लग रहा था, लेकिन हकीकत तो यही थी कि वो एक अधूरा था। मेरा दिल फिर से दुख से भर गया था। वो इंसान मेरे पास आकर बैठ गया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना खूबसूरत मर्द मेरा पति हो सकता है। उसने अपनी भरपूर मर्दाना आवाज में मेरा हालचाल पूछा, जिसका मैंने कांपती हुई आवाज में जवाब दिया, क्योंकि उस समय मैं हैरत के समंदर में गोते खा रही थी। आनंद ने मुझे मुंह दिखाई का कीमती तोहफा दिया और मेरे हाथों को चूम लिया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह तो किन्नर है। क्या ये मेरे साथ सुहाग रात मनाएगा? लेकिन आनंद धीरे धीरे मेरे करीब आता जा रहा था। मेरे हाथों से होते हुए उसका स्पर्श मेरे चेहरे तक पहुंच चुका था और उसकी गर्म सांसों से मैं पिघलती चली जा रही थी। पूरी रात आनंद मेरे ऊपर ऐसे प्यार की बारिश करता जा रहा था। मेरे दिल में जो डर बैठा हुआ था वह अब खत्म हो चुका था। मुझे विश्वास हो गया कि मेरी जिंदगी अब बहुत ही अच्छी हो जाएगी। मेरा पति तो एकदम ठीक था, उसमें कोई कमी नहीं थी। मैं बहुत ही रिलैक्स होकर सो गई और सोते हुए आनंद की तरफ निगाह डाली थी
और उसके चौड़े सीने पर अपना सर रखकर सो गई। और सुबह होते ही एक जोर की आवाज से मेरी आंख खुली थी। मैंने देखा कि सरिता मासी के कमरे से वो आवाज आ रही थी। मैं हैरान रह गई जब मासी के साथ एक लड़का तालियां बजाते हुए आया और मेरे बराबर आकर बैठ गया। मैं हैरत से चीख मारकर दूसरी तरफ खिसक गई। आने वाले इस लड़के का अंदाज बिल्कुल वैसा ही था जैसे किन्नरों का होता है, जबकि मेरा पति कमरे से गायब था। मैंने पूछा, मासी ये कौन है? तो मासी ने मेरे सर पर हाथ रखते हुए कहा कि यही तो तुम्हारा पति है। ये रात को अपने दोस्तों के साथ बाहर गया हुआ था, देर से वापस आया तो दूसरे कमरे में ही सो गया। मैं कभी अपने पति को देखती तो कभी रात के मंजर को याद करती। मेरा दिल चाह रहा था कि अभी के अभी जमीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं, कहीं भाग कर चली जाऊं। मैं चाहते हुए भी मासी को कुछ भी नहीं बता पा रही थी कि रात को कमरे में मेरे साथ क्या हुआ था, और मैं उसे अपना सब कुछ सौंप चुकी थी। कितना बड़ा मजाक हो चुका था मेरे साथ। मैं खुद को संभालते हुए जल्दी से उठकर अपना हुलिया ठीक कर लिया और अपने आलसी पति को देखने लगी, जो कहीं से भी मन नहीं लग रहा था। दुबला पतला शरीर और रंग ढंग ऐसे में चल रहे थे जैसे कोई लड़की अदाएं दिखा रही थी और जोर जोर से ताली बजा रहा था। रात में कमरे में जो आया था, फिर लंबा चौड़ा माथा और बहुत ही हैंडसम था। रात वाला एक एक दृश्य मेरी आंखों के सामने घूमने लगा था। अचानक ही मेरे हाथ अपने होठों की तरफ चले गए, जहां उस रात वाले लड़के ने प्यार की मोहर अब भी वहीं पर लगाई हुई थी। मेरी आंखों से दो आंसू टपक कर नीचे गिर गए। भला किन्नर के साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी कैसे गुजार सकती थी, मगर क्या करती। मैं चुप हो गई। मेरे पति को मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वो तो बस अपनी ही शौक में घूम रहा था और मुझसे बहुत ही कम बात करता था। मैंने भी भगवान का धन्यवाद किया और यह सोचा कि चलो बहुत अच्छा है कि मुझसे कम मिलता है और अपने ही दुनिया में घूम रहता है, बिजी रहता है। कुछ समय बाद मेरा किन्नर पति वापस जाने का फैसला कर लिया। मासी मुझे भी मेरे पति के साथ भेजना चाहती थी, लेकिन अभी मेरा पति मुझे साथ ले जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था और मेरा भी जाने का कोई इरादा नहीं था। मैं तो खुश थी कि अच्छा होगा कि यहाँ से चला जाए। बार बार मुझे अपनी नज़रों के सामने देखकर उसे घिन आने लगी थी और फिर कुछ समय के बाद वह चला गया। अब इतने बड़े घर में मैं और मासी अकेले रहते थे। घर में पड़े पड़े मैं क्या करती। मैं मासी के साथ उसे काम में हाथ बटाने लग गई थी। सबसे पहले तो मैंने किचन की जिम्मेदारी अपने सर पर ले ली। मैं रोज रोज नए नए खाना बनाती। मासी अब मुझसे बहुत खुश रहती है। मैं मासी के साथ बाहर भी जाने लगी थी, लेकिन मेरी जिंदगी में अब कोई भी कमी नहीं बची थी सिवाय सच्चे प्यार की और एक हमसफर के। कभी कभी मुझे उस लड़के की बहुत याद आती थी, बहुत याद सताती रहती थी, जो उस रात मेरे कमरे में आया था और मेरा सब कुछ छीन कर ले गया था, मेरा चैन सुकून सब कुछ। मगर उसके बाद मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हैरत की बात थी कि आखिर इसका मकसद क्या था, वह कौन था। साथ ही मुझे अपनी माँ की भी बहुत ज़्यादा चिंता सताने लगी थी, जिसने कभी भी पलटकर मेरी खबर नहीं ली थी। एक दिन मैं और मासी बाजार गए थे। वापसी पर हम खाना खाने के लिए एक होटल पर गए। वहाँ मेरी नज़र अचानक उसी लड़के पर पड़ी जब मैं अपने मामा की बेटियों के साथ होटल गई थी और वह मेरे साथ बैठा हुआ था, या तो इन सब बातों का ही जिम्मेदार था। मैं तेजी से उसकी तरफ बढ़ी और वह भी मुझे पहचान चुका था। मैंने उससे पूछा कि बताओ उस दिन तुम्हारा क्या मकसद था और मेरे पास आकर क्यों बैठे थे। उसने सब कुछ बता दिया कि उस दिन मुझे यह सब कुछ करने के लिए तुम्हारे मामा की बेटियों ने कहा था। उस समय दिल से आवाज़ आई कि काश मेरी माँ भी यहाँ पर मौजूद होती और मेरी बेगुनाही का सबूत अपनी आंखों से देख लेती कि कैसे उनके अपनों ने ही मुझे उनकी नज़रों में गिराने के लिए ड्रामा रचा हुआ था। लेकिन मुझे पता था कि मेरी माँ यहाँ पर होती भी तो भी कुछ नहीं करती और कुछ भी नहीं करती, क्योंकि उनकी आंखों पर तो लालच की पट्टी बन गई थी। जब हम घर वापस आए तो कुछ देर बाद मासी घबराती हुई मेरे पास आई। उनकी उड़ी हुई रंग देखकर मेरा दिल किसी अनहोनी का बताने लगा था। उन्होंने बताया कि तुम्हारी माँ का एक्सीडेंट हो चुका है और वह अस्पताल में है। माँ के बारे में सुनकर मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई और जल्दी से अस्पताल पहुँच गई। मेरी माँ ने मुझसे माफ़ी मांगी। मैंने उन्हें माफ़ कर दिया। मैंने कहा कि मैं आप जैसी बिल्कुल भी नहीं हूँ, आपका साथ नहीं छोड़ सकती। माँ अपनी दोनों टांगें खो चुकी थी। मैं अपनी माँ को अपने पास लेकर आई और दिन रात उनकी सेवा में लग गई। साथ ही साथ इस मुश्किल समय में मासी ने भी मेरा भरपूर साथ दिया। एक रात मैं अपनी माँ के पास से उठकर अपने कमरे में जाने लगी तो मुझे घर के पिछले कमरे से आवाज सुनाई दी। मेरी कदम खुद ब खुद उस तरफ बढ़ गए। मैंने देखा कि वहाँ मेरी मासी के साथ कोई दूसरा भी आदमी मौजूद है, जिससे मेरी मासी चुपके चुपके कुछ बातें कर रही थी। मैं देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे कुछ भी सामने वाला इंसान नजर नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद वह इंसान खिड़की से चला गया। अब मुझे अपनी मासी पर शक होने लगा था और मैं उन पर नजर रखना शुरू कर दी थी। मुझे लग रहा था कि जैसे मेरे साथ कोई नया खेल खेला जा रहा है।
अगले ही दिन मैंने अपनी मासी पर पूरी नज़र रखना शुरू कर दी और फिर उसी जगह पर आधी रात को अपनी मासी को जाते हुए देखा तो मैं भी पीछे पीछे चली गई और उस कमरे में मेरी मासी किसी इंसान के साथ खड़ी बातें कर रही थी और उसी स्थान पर मेरी नज़र पड़ी तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वहाँ कोई और नहीं बल्कि वह वही लड़का था जो शादी की पहली रात मेरे कमरे में आया था। इसका मतलब मेरी मासी ही इस लड़के को पहले से ही जानती थी और मेरे साथ धोखा कर रही थी। हालांकि मैंने उन्हें अपनी माँ जैसा समझा था और दिन रात उनकी सेवा में लगी थी। मैंने अगले दिन अपनी माँ को सब कुछ बता दिया। मेरी माँ को इस सारे मामले में कुछ भी पता नहीं था। मैंने अपनी माँ को बताया कि तुम्हारी लालच ने हमें इन हालातों में लाकर फेंक दिया है कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। जरूर मासी का कोई इरादा होगा कि उनका किन्नर बेटा तो औलाद पैदा नहीं कर सकता, तो उन्होंने शादी की पहली रात मेरे कमरे में किसी और को भेज दिया था ताकि उन्हें उनके खानदान का चश्म चिराग मिल सके। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे मगर अब मैं चुप नहीं बैठने वाली थी। मैं यह हकीकत सबके सामने लेकर अगले दिन मैं कमरे में जाकर बैठ गई जिस कमरे में वह लड़का और मेरी मासी मिला करते थे। अभी मुझे बैठे हुए कुछ ही देर हुई थी कि दरवाजा खुला और वह लड़का अंदर आया। मुझ पर नजर पड़ते ही एक पल के लिए वह सन्नाटे में रह गया। मैंने उस लड़के से कहा कि तुम कौन हो और इस घर से तुम्हारा क्या नाता है। पहले तो वो मुझे देखकर थोड़ा सा घबरा गया था लेकिन अब उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई थी। वह धीरे धीरे कदम उठाता हुआ मेरी तरफ बढ़ता जा रहा था और मेरे पास आते ही उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। मैंने धीरे से धक्का दिया। मैंने कहा, उस रात तो तुमने मुझे धोखे से मेरा फायदा उठाया था लेकिन आज तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। अगर तुमने मुझे हाथ लगाने की भी कोशिश की तो मैं तुम्हारी जान। अभी शब्द मेरे मुंह में ही थे कि उसने मेरे होंठों पर अपने होंठ रख दिए। फिर कहा कि बस अब खामोश हो जाओ। जान तो तुम मेरी हो क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। तुम ही मेरी जान हो। तुम्हारे बिना रहने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। मैं भी उसकी बाहों में आकर मदहोश होने लगी थी लेकिन अगले ही पल मैंने खुद को संभाल लिया। वो मेरा पति नहीं था, कोई गैर मर्द था। फिर भला मैं उसकी बाहों में और उसके बारे में ये सब कुछ कैसे सोच सकती थी। मैंने उसे धक्का देकर अपने से दूर कर दिया। मेरी आंखों से आंसू लगातार बहे जा रहे थे। मैंने रोते हुए कहा कि मेरी जिंदगी में चले आए हो, क्यों मेरे जख्म हरे करते जा रहे हो। उस दिन शादी की पहली रात आकर तुमने मुझे ना जाने कितने सपने दिखाए और मैं भी कितना खुश थी कि मेरी जिंदगी कितनी खूबसूरत और हसीन हो गई है, जो मुझे इतना प्यार करने वाला और हैंडसम पति मिला है। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी जिंदगी तो नर्क बनने वाली है। मेरी जिंदगी में तो पति का प्यार नहीं है, बस मेरी जिंदगी ऐसे ही सिसक सिसक कर गुजरने वाली है। वह जल्दी से आगे बढ़कर उसने मेरे आंसू साफ कर दिए। कहने लगा, तुम्हारे आंसू देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा दुख होता है। मेरे दिल को और ज्यादा मत दुखाओ, मुझे ज्यादा तकलीफ मत दो। मैंने चीख मारकर कहा, बताओ तुम कौन हो, तुम्हारा क्या रिश्ता है, तुम इस घर में क्यों आते हो और इस घर से क्या लेना देना है। उसने जवाब दिया, जिसे तुम सरिता माँ से कहती हो, मैं उनका ही बेटा हूँ। मुझे उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ क्योंकि मेरी मासी का एक ही बेटा था और वो किन्नर था और बदनसीबी से मेरा पति भी था। मैं अब उस लड़के से और कुछ पूछने वाली थी कि पीछे से मेरी मासी की आवाज़ सुनाई दी। मेरी मासी शायद पहले से ही वहाँ पर मौजूद थी। वह बहुत ही शांत शब्दों में कह रही थी कि यह मेरा ही बेटा है। मेरे पैरों तले से जैसे जमीन निकल गई। मैंने उनसे पूछा कि वह कौन था जिससे मेरा पति आप बता रही हो, जिससे मेरी शादी हो गई है। आप उस दिन मेरे कमरे में लेकर आई थी। फिर मेरी मासी ने मुझे सारी हकीकत बताई। मेरी मासी ने बताया कि मेरी माँ और तुम्हारी नानी आपस में बहुत ही पक्की सहेलियां थी। मैं 2 साल की थी तब मेरे पापा की डेथ हो गई थी। मेरी माँ ने दूसरी शादी कर ली लेकिन मेरा सौतेला बाप मुझे रखने के लिए तैयार नहीं था, तो तुम्हारी नानी ने मुझे गोद ले लिया। उनके पहले से ही एक बेटी थी जिनका नाम रजनी था, जो कि तुम्हारी माँ है। हम दोनों सगी बहनों की तरह रहते थे। रजनी के बाप मुझसे बिल्कुल भी सगी बेटी की तरह ही प्यार करते थे। रजनी मुझसे बड़ी थी इसलिए उसकी शादी भी मुझसे पहले ही होनी थी। तुम्हारे नाना नानी ने रजनी का रिश्ता तय कर दिया लेकिन जब रजनी के मंगेतर ने मुझे देखा तो वो मुझे पसंद कर बैठा। उसने अगले ही दिन अपनी बात भेजा कि मैं आपकी छोटी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, आपकी बड़ी बेटी से नहीं। यह सब सुनते ही सब घर वाले मेरे खिलाफ हो गए थे। सबको लग रहा था कि मैंने ही रजनी के मंगेतर को भड़काया है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था। सगा खून तो सगा खून ही होता है। सब लोग रजनी के साथ थे और सब लोगों को मुझसे नफरत हो गई थी। सब कहने लगे कि वह जबरदस्ती मेरी शादी किसी शादीशुदा आदमी से कर देंगे और 2 बच्चों के बाप के साथ वह मेरी शादी करके मुझे भगा देंगे। सब घर वाले कह रहे थे कि तुमने हमारी नाक काट दी है, यही तुम्हारी सजा है कि तुम अब हमारे घर से जाओ और अपने घर में जैसी हो वैसी रहो और अपनी जिंदगी गुजारो। लेकिन मैं रितेश के बिना नहीं रह सकती थी। मैं और रितेश आपस में प्यार करने लगे थे। रितेश ने फैसला किया कि हम भागकर शादी करेंगे और इस तरह मेरी और रितेश की शादी भागकर हो गई थी। कुछ समय तक सब लोग हमसे नाराज रहे थे लेकिन फिर धीरे धीरे आना जाना शुरू हो गया था। जब मेरा पहला बच्चा होने वाला था तो रजनी मेरे घर पर रहने के लिए आई हुई थी लेकिन उसने सब घर और खानदान में यह मशहूर कर दिया
कि मैंने एक किन्नर बच्चे को जन्म दिया है। हर कोई यही समझता था कि मेरा बेटा किन्नर है। अब मैं किस किस को विश्वास दिलाती कि मेरा बेटा एकदम ठीक है। रितेश तंग आ गए थे लोगों की बातें सुन सुनकर। फिर मैंने और रितेश ने यह देश छोड़कर जाने का फैसला कर दिया। फिर भी अपना दिल मैंने बड़ा ही रखा था और तुम्हारी माँ से बातचीत करती रहती थी, जबकि तुम्हारी माँ तो बदले की आग में जल रही थी। सिर्फ तुम्हारी माँ को यह सच्चाई पता थी कि मेरा बेटा एकदम ठीक ठाक है। इसलिए तो तुम्हारी माँ ने तुम्हारे रिश्ते की बात मेरे बेटे से तय कर दी थी, लेकिन इसके बदले उसने मुझसे 50 लाख की मोटी रकम मांग ली थी। मैं भी बहुत ज्यादा मजबूर थी, क्योंकि मेरा बेटा तुम्हें देखते ही तुमसे मोहब्बत कर बैठा था। उसने जिद लगा कर रखी थी कि मैं शादी करूंगा तो स्नेहा से ही करूंगा। मैं बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी थी। फिर जब तुम्हारी माँ ने मेरे सामने सौदे की बात रखी तो फिर मैं मान गई, लेकिन मेरा मन शादी को करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। जब माँ इतनी लालची हो तो बेटी भी लालची ही होगी। मैंने आनंद को बहुत समझाने की कोशिश की कि पहले स्नेहा को आजमाओ। वह कैसे नेचर की लड़की है जिसे मैं तुम्हारा पति बनाकर लाई थी। वह आनंद का जाने वाला दोस्त था। मैंने उसे तुम्हारी पति बनाकर तुम्हारे सामने खड़ा कर दिया था। शादी की पहली रात मैंने बहुत मना करने के बावजूद भी आनंद तुम्हारे कमरे में चला गया था कि वह तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा बेकरार था। मैंने एक शर्त रखी थी कि आनंद पहले तो मैं आजमाऊंगी और फिर उसके बाद ही तू उसके सामने आएगा। जबकि तू अपने आजमाइश पर खरी नहीं उतरी, तब तक आनंद तुम्हें अपने चेहरा नहीं दिखाएगा। मैं यह देखना चाहती थी कि कहीं तुम भी अपनी माँ की तरह चालबाज और लालची तो नहीं हो। लेकिन तुम बहुत ही अच्छी हो। तुमने मेरा बहुत ही ज्यादा ध्यान रखा था और कभी भी तुम्हारे मन में कोई मैंने लालच नहीं देखा था। तुम अपने इम्तिहान में पास हो गई हो। मैं उन लोगों की बातें सुन रही थी, साथ ही साथ मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरी किस्मत इतनी अच्छी भी हो सकती है। मेरे पति और मेरी मासी ने मुझसे माफी मांग ली थी। मैंने अपने पति और मासी को माफ कर दिया था। मेरी मासी मुझे और आनंद को कमरे में अकेला छोड़कर बाहर चली गई। आनंद ने बेकरारी से मुझे अपनी बाहों में भर लिया और इस बार मैंने भी उसकी बाहों से निकलने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की थी। अब मैं अपने पति आनंद के साथ ही रहती हूँ। दुनिया हमारी जोड़ी को सराहती है। कुछ समय के बाद मेरी माँ इस दुनिया से चली गई थी। मुझे खुशी इस बात की थी कि जाते जाते उन्हें अपनी गलती को सुधारने और अपने पाप की माफी मांगने का मौका इस दुनिया में ही मिल गया था। उन्होंने मेरी मासी से माफी मांग ली थी और मेरी मासी ने भी उन्हें खुले दिल से माफ कर दिया था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि आने वाली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।